Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. हम जैसे पहला आर्टिकल है द स्टूडेंट एंड द थ्री लैंग्वेज डिबेट। तो मैंने आपके साथ थ्री लैंग्वेज वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो शेयर कर दिया था कि वाई इट वॉज इन न्यूज़, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, राइट, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अब थोड़ा सा इसकी और एनालिसिस करते हैं। इस पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो एक ये आर्टिकल आया है तो विल टेक इट, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन सी टर्टल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इन न्यूज़ टुडे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल टॉक अबाउट। इंडिया नीड्स टू ग्रो एट एवरेज 7.8%, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बोला है, तो ये आपके इकोनॉमिक्स से मेन से लिंक होता है। एंड द नेसेसिटी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग वेटलैंड कंजर्वेशन, सो बेसिकली जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से यू कैन कनेक्टेड विद वेटलैंड्स को लेकर हम बात करेंगे। वेटलैंड्स एक आपका स्टैटिक पोर्शन भी आता है और करंट ओरिएंटेड में भी जो भी न्यूज़ आती है वो आपको इससे कनेक्ट करनी रहेगी। वेटलैंड आप प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वेटलैंड्स को लेके। सो ओवरऑल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल गेट दैट पिक्चर क्लैरिटी। श्रीराम IS हैज बीन सर्विंग द नेशन सिंस 1985। यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू। आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। वट एवर इज योर जेन्युइन फीडबैक कमिंग, डू लेट मी नो। एंड हाँ, अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दीजिएगा बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। If you are preparing for 2025, so there is this previous year questions की series that is currently running on the platform. These are the live sessions and यहाँ पर topic wise previous year questions cover करवाए जा रहे हैं, आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स दिया है श्रीराम IS ने, जहाँ पर आप थीमेटिक सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, सीसैट की क्लासेस होंगी। तो एक कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, नीचे, तो आप कॉल करना, यू विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। हम बात करेंगे ग्रीन सी टर्टल की। कल अगर आपको याद हो तो हमने ऑलिव रिडले टर्टल्स की भी बात करी थी, राइट। सो ग्रीन सी टर्टल के कैरकेसेस दे वॉश्ड अशोर ऑन मेरीना बीच इन चेन्नई। तो बेसिकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल टॉक अबाउट ग्रीन सी टर्टल, कैसे दिखते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, वाई इट इज़ इन न्यूज़, IUCN स्टेटस क्या है। एक बार पिक्चर देख लो, जब पिक्चर देख लोगे ना तो आपको चीज़ें याद करने में फिर आसानी होती है। ठीक है, तो एज फार एज ग्रीन सी टर्टल के फैक्ट्स आर कंसर्न, ये हर्बीवोर्स होते हैं, पहली बात। तो मतलब इनकी जो डाइट होती है, दे ईट ओनली प्लांट्स, सी ग्रास, एल्गी, तो वो उनकी डाइट रहती है। कहाँ रहते हैं? दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, especially in warm, tropical and subtropical waters. They nest, मतलब they lay eggs in over 80 countries. अगर आपको, लेकिन इनकी जो बिगेस्ट नेस्टिंग साइट्स हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया और कोस्टारिका यहाँ देखने को मिलेंगी। सो ये देखो, लार्ज हार्ड शेल्ड सी टर्टल्स होते हैं ये। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। हार्ड शेल होते हैं, यूनिक हैं, हर्बीवोरस हैं, डाइट मैंने आपको बता ही दिया, हर्बीवोरस हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलेंगे। एंड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन फॉर मोर देन 80 कंट्रीज, वहाँ मतलब दे आर फाउंड एवरीवेयर। लार्जेस्ट नेस्टिंग पॉपुलेशन दैट इज फाउंड इन कोस्टा रिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सिमिलर टू अदर सी टर्टल्स, ये भी माइग्रेट करते हैं, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक ये माइग्रेट करते हैं। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, दे आर अबाउट 120 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इनका वेट कम से कम 136 to 159 kgs होता है। दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल हेड, राइट। बाकी इनके फीचर्स हैं थोड़े से, एक बार देख लोगे तो आसानी ही रहेगी, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। सी, they have no teeth, उसकी जगह पर they have strong sharp beak like jaw। ठीक है, they don't have teeth, so वहाँ that is through which they take their food। they have eardrums, they are covered with the skin, they can hear low frequency sounds best, so they have no visible ears also, low frequency hear कर सकते हैं ये best। their vision underground is good, great sense of smell, good underwater vision also। and बाकी बात करें इनके लाइफ स्पैन की, तो 60 से 70 साल का इनका लाइफ स्पैन रहता है और IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, ये ना बहुत ही उम्दा,
बढ़िया पॉडकास्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। अब ये पॉडकास्ट वैसे वाले नहीं है जो एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट हो, ये पॉडकास्ट में इंफॉर्मेटिव सेशंस आप लगा सकते हैं जहाँ पर दो बेस्ट फैकल्टीज आपस में दे टॉक अबाउट, दे डिस्कस अबाउट सम ऑफ द हॉट बर्निंग इशूज़। सो राइट, सो जो उनकी वार्तालाप है, जो उनकी डिस्कशन है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं आप वो लिख सकते हैं, आपको मेंस में और इंटरव्यू में काम आएगा। बहुत से एपिसोड्स आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट देर आर अदर सेशंस ऑल्सो, बहुत से करंट अफेयर्स के और भी सेशंस हैं टेकन बाय डिफरेंट फैकल्टीज, यू कैन रेफर देम। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करनी है क्योंकि दे आर सेलिब्रेटिंग देयर 175th एनिवर्सरी, ठीक है, तो ऑफ द लेगेसी आप कह सकते हैं बेसिकली। सो एज फार एज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, इट वाज 1851 में इट वाज फाउंडेड बाय सर थॉमस। प्राइमरीली द मेन पर्पस था उस टाइम पे वॉज टू फाइंड कोल फॉर द इंडियन रेलवेज, स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए। फिर ओवर द ईयर्स जीएसआई एक्सपैंडेड टू वर्क बियॉन्ड कोल, तो ये ना एक ह्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट बिकेम अबाउट इंडिया की लैंड्स एंड मिनरल्स एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो अब ये क्या करती है, व्हाट इज इट्स रोल? अर्थ के स्ट्रक्चर को लेके इट स्टडीज एंड इट शेयर द फैक्ट्स। Further, that helps in policy making, economic growth and scientific research. So it gives information that helps governments and industries to make important choices, like where to mine for minerals or how to protect the environment, ये सब कुछ, ठीक है। So अप टू डेट जियोलॉजिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स, जो कि पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में हेल्प करती है, कमर्शियल एंड सोशल इकोनॉमिक नीड्स में। सो इट रिसर्चेस बोथ द लैंड एंड द अंडर वाटर रीजन्स ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड देयर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, सरफेस एंड सब सरफेस, राइट, ऑफ शोर एरियाज के पास भी। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट दिस वर्क थ्रू जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल एंड जियोकेमिकल सर्वेज, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स के साथ एंड मेथडोलॉजीज के साथ। जो मेन फंक्शन है जीएसआई का, दैट रिलेट्स टू क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। इट कंडक्ट्स 3 type of surveys. It updates you with the information about land, mineral, geology. जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे बेसिकली होता है जो रॉक्स और माउंटेन्स और लैंड फॉर्मेशंस को लेके। जियोफिजिकल सर्वे, एक जियोफिजिकल सर्वे होता है। जियोफिजिकल सर्वे बेसिकली वेयर दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्टडी अंडरग्राउंड फीचर्स, एंड जियोकेमिकल सर्वे वेयर दे आर एनालाइजिंग द सॉइल, एक होता है जियोकेमिकल, ठीक है। हेडक्वार्टर इनका कोलकाता में है, बाकी इनके 6 रीजनल ब्रांचेस भी हैं, लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता के अंदर, और प्रेजेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है। Now coming to wetlands. Wetlands are among the most biologically productive ecosystem on the earth, providing the essential ecological, economic and social benefits. लेकिन जो इनकी रैपिड डिग्रेडेशन हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज के चलते, वो एक कंसर्न बन गया है। डिटेल में कवर करेंगे कि इधर उधर कहीं घूमने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि मतलब मुझे वेटलैंड तो पता नहीं लेकिन टॉपिक समझा गई मैं। वेटलैंड क्या है? वेटलैंड वो एरिया है, ये आपको बातें लिखनी है, मैं पहले ही बता रही हूँ। इफ़ यू वांट टू राइट, यू विश टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, यू कैन। मैं बहुत ही ईजी लेमन टर्म्स में बता रही हूँ आपको। वेटलैंड वो जगह है वेयर लैंड, यू कैन से वेयर लैंड मीट्स वाटर, और यू कैन से एज इफ जहाँ जैसे मार्शेस हैं, स्वैम्प्स हैं, लेक्स हैं, जो कि रिच बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम, फ्लड कंट्रोल में हेल्प करना, लाइवलीहुड सपोर्ट देना। दे आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, दे बेनिफिट द ह्यूमंस इकोनॉमिकली, सोशली। लेकिन ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसके चलते ये डैमेजिंग द वेटलैंड्स।
तो हाल फिलहाल द हाई कोर्ट हैज टेकन द सुओ मोटो टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स इन मेघालय. सुओ मोटो मतलब होता है जहां पर जो कोर्ट है, दे स्टार्टेड द केस विदाउट एनीवन फाइलिंग अ कंप्लेंट. दे आर शोइंग कि हाउ अर्जेंट दिस इशू इज, राइट? सो what is the significance of wetland? Why these wetlands are important? जब किसी चीज, कोई चीज हाथ से जा रही है तो उसकी वैल्यू पहले पता होनी चाहिए ना. जैसे मैंने आपको बताया, what they do, they regulate water cycle, they store, they release water as needed. ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं. they absorb carbon dioxide, they store carbon dioxide, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. wetlands they cover about 12.1 million square kilometers, जो कि 6% है of the earth's surface. Even though they don't cover the large area, but they provide about 40.6% of all the ecosystem benefits. Clean water है, food है, flood protection है. तो आपको कैसे फायदा दे रहे हैं, नेचर को कैसे फायदा दे रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, वाटर प्यूरिफिकेशन वाला काम करना, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करना, दे एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस गैसेस. रामसर कन्वेंशन, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है रामसर कन्वेंशन को लेके. ये कन्वेंशन रामसर में इट वाज साइन 1971 में, जिसका एम था है टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड कंजर्वेशन. वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट होता है 2 फरवरी को हर साल, टू स्प्रेड अवेयरनेस. वेटलैंड्स को क्या थ्रेट है? व्हाट आर द थ्रेट्स टू वेटलैंड्स? स्टेटस मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी, पहले आप बाकी चीजें समझो, बेसिक समझो. पहले क्या थ्रेट है वेटलैंड्स को? 50% ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स दे हैव डिसअपीयर्ड सिंस 1900. 50%. और ये फैक्ट्स ना आपको काम आने वाले हैं, इसीलिए बोल रही हूं ये लिखते जाइए, ठीक है? 50 कितने परसेंट? 50% वेटलैंड्स हैव डिसअपीयर्ड, ठीक है? 1970 से 2015, 1970 से 2015 तक 35% ऑफ द वेटलैंड्स वर लॉस्ट. ये जो वेटलैंड्स की डिस्ट्रक्शन हुई है ना, इट हैज लेड टू ड्रास्टिक डिक्लाइन इन मेनी एनिमल स्पीशीज एंड प्लांट स्पीशीज. 81% ऑफ fresh water species have declined. 36% coastal and marine species are also disappearing. Urbanization, industrialization, agricultural expansion, pollution, climate change, overuse of resources, यही कारण है. What is the status of wetland in India? इंडिया के अंदर 89 रामसर साइट्स हैं, which are the wetlands of international importance. Coastal areas or rivers or even Himalayas के पास they are found. सिर्फ एक रामसर साइट हो जाना डज नॉट इंश्योर प्रोटेक्शन. मेनी वेटलैंड्स आर स्टिल बीइंग डिस्ट्रॉयड. इंडिया के वेटलैंड्स दे कवर अबाउट हाउ मेनी हेक्टेयर्स? 15.98 मिलियन हेक्टेयर्स, जिसमें से 66% लगभग नेचुरल वेटलैंड्स हैं, बाकी मैन मेड है, राइट? नेचुरल वेटलैंड्स आर श्रिंकिंग रैपिडली. पिछले 40 सालों में 30% ऑफ नेशनल वेटलैंड, नेचुरल वेटलैंड्स हैव लॉस्ट, जिसमें सबसे नंबर 1 पे मुंबई है, फिर कोलकाता है, फिर चेन्नई है. इट मैटर्स, व्हाई इट मैटर्स वो मैंने आपको बता दिया. नाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन? ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है. क्या कर सकते हो टू कंजर्व देम? हैव इंटीग्रेटेड वेटलैंड मैनेजमेंट. इट शुड बी लिंक्ड विद wetland conservation should be linked with broader environmental and development goals. पॉलिसी एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज लाने हैं टू प्रिवेंट इंक्रोचमेंट. कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है. लोकल पीपल शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द वेटलैंड्स. यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस, जीआईएस मैपिंग, एआई, इससे यू कैन मॉनिटर द चेंजेस. वेटलैंड्स एब्जॉर्ब कार्बन, दे ऑल्सो रिलीज इट इन सम केसेस, सो यू मेक देम इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट एक्शन ऑल्सो. एक देखो ओवरऑल ना एक होलिस्टिक कंजर्वेशन अप्रोच चाहिए रहेगी, ठीक है जी? चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन. क्या कह रही है ये रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है ना,
ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को एग्जामिन कर रही है एंड जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं इट मस्ट ओवरकम टू बिकम अ हाई इनकम कंट्री बाय 2047. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये हाई इनकम इकोनॉमी पे ट्रांजिशन करना है बाय 2047 तो आपकी एक एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए 7.8% की. ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी ओवर द पास्ट ईयर्स 2000 से 2024 तक वो उसका ग्रोथ रेट रहा है 6.3%. राइट, इंडिया कहाँ फोकस कर सकता है? इंडिया फोकस कर सकता है इन्वेस्टमेंट पे. इंडिया फोकस कर सकता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे. इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फ्लो इंक्रीज करें इन इंडस्ट्रीज, इन बिजनेसेस, और लोगों को एनकरेज करें स्पेशली विमेन्स टू ज्वाइन द वर्क फोर्स. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे, यू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर्स टू हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न सर्विसेज. रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंश्योर बैलेंस ग्रोथ अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड रीजन्स. राइट, सो ये जो रिपोर्ट है इट ड्रॉज लेसन्स फ्रॉम सक्सेसफुल ट्रांजिशंस ऑफ द नेशंस लाइक साउथ कोरिया एंड पोलैंड. ठीक है जी, तो ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या पोटेंशियल है और क्या चैलेंजेस हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक हमारा सर्विस सेक्टर जो स्ट्रांग है, ये हमारी इकोनॉमिक अचीवमेंट रही है. जीडीपी पर कैपिटा सिंस 2000 इट हैज ट्रिपल्ड. मतलब जीडीपी पर कैपिटा क्या है आपका, स्टैटिक से लिंक करना है आपको. अभी ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक में है, वो वहां से पढ़ो, यहां से कनेक्ट करो. एवरेज इनकम ऑफ एन इंडियन, जीडीपी पर कैपिटा ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में डबल हुआ है टू 3.4% बाय 2023. लेकिन अगर आपको एक हाई इनकम स्टेटस लेना है तो करंट पॉलिसीज विल नॉट बी एनफ. ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस. एक डिफरेंस होता है ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट में. क्या डिफरेंस होता है ये आप पढ़ के मुझे बताओगे आज, कमेंट सेक्शन में बताना. ग्रॉस नेशनल इनकम मस्ट इंक्रीज 8-fold, जिसके लिए मैसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए रहेंगे. पहला तो इन्वेस्टमेंट बूस्ट करनी. अपनी इन्वेस्टमेंट को, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट अभी 33.5% ऑफ द जीडीपी है, उसको 40% लेकर आना है बाय 2035. मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है. ओवरऑल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करनी है फ्रॉम 56.4% टू 65% बाय 2047. ठीक है, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करनी है. स्किल्स इंप्रूव करो. एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट यू रिड्यूस. करंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, साथ में R&D में इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, हेल्थ केयर, एडुकेशन. जैसे वियतनाम अगर आप देखें, चाइना देखें, सो यू सी व्हाट आर देयर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एज फार एज एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसर्न. राइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट. आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज पॉलिसी को लेके. लैंग्वेज पॉलिसी जहां पर अभी बात हुई थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, कि आपकी एक मदर टंग है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, एक आप हिंदी सीखें, एक आप इंग्लिश सीखें. सो यहाँ अब ना हम एक इसका अलग एंगल भी देख रहे हैं. अलग एंगल मतलब कि क्या बच्चा रेडी है? थर्ड लैंग्वेज लाने का पर्पस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वांट टू प्रमोट दिस. इट इज टू एनहांस योर कॉग्निटिव स्किल्स. जॉब अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी, नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन होगी. बट द कोर इशू इज, what about, let's think about from students perspective, especially those who are in public schools. क्यों? क्योंकि public schools में बच्चा, they make up the large portion of school enrollment, particularly see if I'm talking about Tamil Nadu. Coaching, extra resources बहुत चाहिए that private school students can afford. सवाल ये उठता है कि क्या एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज लर्न करना, is it actually improving their job opportunity? क्या how this learning a third language will really help? See, एक बात आती है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. इट improves your brain functioning, right? But bilingual students who know 2 languages, they often have, see, ये मैं ओवरऑल जो आर्टिकल में वो बता रही हूँ. तो you cannot prove, research does not clearly prove that learning a third language will give you the same benefit as the bilingual student, because they have that better memory and their problem solving skills and multitasking skills. देखो, आपका अगर मदर टंग में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है तो आप उस पर थर्ड लैंग्वेज ऐड करना, इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन. टू मैनी लैंग्वेजेस एट एन अर्ली एज, कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाएगा, ब्रेन गेट्स ओवरवर्क्ड, राइट? एंड व्हाट अबाउट जॉब्स? यहाँ पर इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल था, सो मोस्ट स्टूडेंट्स लुक फॉर जॉब्स विद इन द स्टेट्स. तमिल इज देयर मेन लैंग्वेज. नेशनल लेवल जॉब्स के अंदर इंग्लिश इज ऑलरेडी बीइंग प्रेफर्ड एज द लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड हायर स्टडीज इन IT, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस सेक्टर, राइट? सो इसमें हमें ना पब्लिक एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान में देना है कि एज पर ASER सर्वे 2024 बहुत से बच्चे हैं दैट लैक बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इवन इन देयर फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज. सो वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन दी schools, right? We should improve the shortage of teachers. We should provide basic facilities first, like proper classrooms and libraries and learning materials. Are you getting my point? So you can make a middle path. Instead of force, see, you can make Hindi optional. It can be introduced as an optional subject. This can be start in your middle schools, like 6 to 8 में, in big cities. बाद में आप उसको expand करें अगर बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो. So what do you think? What is your take? Do let me know in the comment section. This was it for today. Thank you for giving your valuable time. I'll meet you in the next one. Till then, take care. Good luck. Good wishes. Happy learning, everyone. All the best. Thank you.